हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह जो टॉपिक है इससे यह हर बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है खगोलीय दूरदर्शी यानी खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी दो या दो से अधिक लेंसों के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, यानी खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी जो है यह क्या होता है, दो या दो से अधिक लेंसों के संयोजन से यानी उनको जोड़ करके क्या होता है, बनाया जाता है। फिर इसके बाद आगे देखिए कह रहा है इनके द्वारा दूरस्थ वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब निकट बनाने से दर्शन कोण बड़ा हो जाता है। यानी कि इनके द्वारा जो है यानी कि खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी के द्वारा जो वस्तु दूर है उसका क्या करता है, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हमारी आंखों का दर्शन कोण क्या होता है, बड़ा बन जाता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। बात समझ में आई? फिर से समझिए कि जो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है इसका संयोजन यानी कि ये जो बना होता है दो या दो से अधिक लेंसों के संयोजन से बना होता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो वस्तु दूर स्थित होता है यह क्या करता है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। ठीक है, तो बड़ा बनाता है तो हमारे आँखों पर दर्शन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वस्तु हमें क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है और बड़ी दिखाई देती है। बात समझ में आई? तो चलिए अब हम लोग इसकी रचना के बारे में समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवर्णक लेंस यानी कौन सा, उत्तल लेंस लगा रहता है। बात समझ में आई? यानी इसमें कहा गया कि इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का और बड़ा द्वारक का लेंस यानी उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, अभी मैं चित्र में दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मैंने इसका चित्र बना रखा है। ठीक है, ये देख रहे हो कि ये एक लेंस है। ठीक है, जिसकी नली पर एक सिरे पर क्या होता है, बड़े द्वारक का एक लेंस लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यानी उत्तल लेंस लगा रहता है। फिर कह रहा है कि इसे वस्तु की ओर रखते हैं, यानी कि ये जो लेंस है ये हमेशा कहाँ पर रहेगा, वस्तु की ओर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लेंस वस्तु की ओर होगा उसे अभिदृश्यक लेंस कहेंगे, और जो लेंस हमारी आँखों की तरफ होगा उसको हम नेत्रिका लेंस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे कहा गया है कि अतः इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। बात समझ में आई? कि यानी कि जो लेंस क्या होता है, वस्तु की ओर होता है उसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे हमें सूर्य हो, चंद्रमा हो या ग्रह को देखना है तो वहाँ पर क्या होता है, जो नली बेलनाकार लंबी नली होती है उसके एक सिरे पर बड़े द्वारक का एक लेंस होता है, जो कि वह वस्तु की ओर होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली लगी होती है, जिसे दंड चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी नली से नली के आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दूसरे साइड एक और छोटी नली लगी होती है, जिसको हम क्या करते हैं, दंड चक्र की व्यवस्था द्वारा उसको लगाई गई होती है, जिसको हम क्या करते हैं, आगे पीछे खिसका करके हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, जिससे वस्तु हमें क्या हो, स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, यानी कि हम वहाँ पर उसको आगे पीछे खिसका करके शिफ्ट करते हैं जहाँ पर हमें बिल्कुल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि आगे कह रहा है कि नली के बाहरी सिरे पर, ठीक है यहाँ पर देखिए नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसको रफ कार्य में बना करके बताऊं आपको तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे यानी इसका मतलब ये कहा गया कि एक लंबी बेलनाकार नली होती है। ठीक है, रचना में, और कहा गया कि एक सिरे पर यानी कि वह जो है एक सिरे पर जो क्या होता है, बड़ी फोकस का एक बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है,
यानी कि ये मान लेते हैं बेलनाकार नली है और इसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। तथा दूसरी ओर कहा गया कि एक और नली होती है, मान लेते हैं कि एक ये और नली है, ठीक है, जो कि यह नली क्या किया गया है, दंतुर्दंड चक्र की व्यवस्था द्वारा इसको लगाया गया है। और ये क्या होता है, इसके दूसरे सिरे पर एक कम फोकस दूरी वाला एक छोटा सा उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। यह लेंस जो हमारा होता है ये वस्तु की ओर होता है, ठीक है, वस्तु की ओर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होता है ये हमारी आँख की ओर होता है, यानी नेत्र की ओर होता है, आँख की ओर, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है। ये होता है, यानी कि ये लंबी एक बेलनाकार नली है और इसके एक सिरे पर बड़े फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जो कि किधर रहता है, वस्तु की ओर होता है। और इसको वस्तु की ओर रहने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और फिर इसके बाद कहा गया कि इस बेलनाकार नली के दूसरे सिरे ओर एक छोटी नली होती है, यानी कि ये एक नली है जहाँ पर एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जो कि ये हमारी आँखों की ओर होता है। और इस लेंस को हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। और यही ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि यही जो इस तरह से आपको बताया गया है, इसका पूरा ये किरण आरेख द्वारा खींच करके यहाँ पर चित्र को बनाया गया है। ये देख रहे हो कि जो वस्तु की ओर है ये हमारा अभिदृश्यक लेंस, और ये जो हमारी आँखों की ओर है ये हमारा देख रहे हो नेत्रिका लेंस है, ठीक है। और बीच में बाकी ये इसकी किरण आरेख खींची गई, किस तरह से ये हमारी आँखों तक वस्तु का प्रतिबिंब बना करके दिखाता है। बात समझ में आई? तो चलिए अब हम लोग इसका किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में समझें, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग मैंने डाला है प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इस चित्र में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, चित्र में दूरदर्शी का अभिदृश्यक ओ, ठीक है, चित्र में दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस ओ, ये कहा गया चित्र में दूरदर्शी का, ये दूरदर्शी का ही चित्र है, और इसमें अभिदृश्यक लेंस ओ तथा अभिनेत्र लेंस ई पर स्थित है, यानी तथा अभिनेत्र लेंस ई पर कहाँ पर स्थित है। बात समझ में आई? यानी इसमें कहा गया कि जो अभिदृश्यक लेंस है वह बिंदु ओ पर स्थित है और नेत्रिका लेंस जो है वह बिंदु ई पर स्थित है। बात समझ में आ रही? फिर इसके बाद कहा गया कि PQ एक दूर स्थित वस्तु है, यानी कि यहाँ पर देख रहे हो कि जो अभिदृश्यक लेंस के आगे एक PQ वस्तु रखी गई जो कि इस लेंस से क्या है, बहुत दूरी पर स्थित है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि जिसका Q सिरा दूरदर्शी के अक्ष पर स्थित है, यानी कि इस वस्तु का जो Q सिरा है ये दूरदर्शी के इस अक्ष पर स्थित है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित है। बात समझ में आ रही? अब आगे देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेंस O, ठीक है, यानी कि ये जो अभिदृश्यक लेंस है O, इसको कहा है, कह रहा है कि तथा PQ का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब P1 Q1 लेंस के द्वितीय फोकस F0 पर बनता है, यानी कि इस अभिदृश्यक लेंस O के सामने जो वस्तु रखी गई है PQ, इसका वास्तविक उल्टा व छोटा जो प्रतिबिंब बन रहा है इस लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु F0 पर P1 और Q1 बन रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी फिर से समझिए कि यानी कि ये जो अभिदृश्यक लेंस O है, इस लेंस के सामने जो वस्तु PQ रखी गई है, इस वस्तु का प्रतिबिंब, इस लेंस का जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा व छोटा इसके द्वितीय फोकस F0 पर P1 और Q1 बनता है। बात समझ में आ रही है? फिर आगे इधर देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि यह प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, यानी कि ये जो P1 और Q1 जो प्रतिबिंब बना है इस वस्तु PQ का, इसके नेत्रिका लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। यानी कि इसके सामने, यानी कि इस नेत्रिका लेंस के लिए ये जो P1 और Q1 जो प्रतिबिंब बना है इसका वस्तु PQ का इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। बात समझ में आ रही? फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार समंजित करते हैं कि प्रतिबिंब P1 Q1 अभिनेत्र लेंस
ई व उसके फोकस एफ ई के मध्य बने। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस को हम इस प्रकार संयोजित करते हैं कि इस लेंस का जो प्रतिबिंब P1 और Q1 है ये क्या है कि FE और बिंदु E के मध्य में बने, यानी कि FE डैश और ये बिंदु E के मध्य में बने। फिर आगे कहा गया है कि अभिनेत्र लेंस वास्तविक रूप से इस सरल सूक्ष्मदर्शी अथवा आवर्धक के रूप में कार्य करता है। फिर आगे कहा जा रहा है कि अब इसका सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब P2 Q2 बनाती है, यानी कि जब ये क्या होता है कि ये जो P1 और Q1 इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो इस वस्तु का कार्य इस P1 और Q1 का जो प्रतिबिंब है वह ये बनता है बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक आभासी और बड़ा सीधा बनता है। तो इसका जो प्रतिबिंब P2 और Q2 बनता है। फिर कह रहा है कि नेत्र लेंस की स्थिति ऐसी समंजित करते हैं जिससे P2 Q2 नेत्र D दूरी पर बने। ठीक है, ये चीज़ें, यानी कि इसको कहा गया है कि इनको हम इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जो ये प्रतिबिंब P2 और Q2 है यह क्या हो, इस कैपिटल D दूरी पर बने इस नेत्रिका लेंस से। ठीक है, तो ये रही इसकी अपवर्ती दूरदर्शी की डेफिनेशन, रचना और प्रतिबिंब का बनना, यानी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता। ठीक है, यानी कि आवर्धन क्षमता हम लोग अब ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन क्षमता। ठीक है, यानी इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन हम लोग करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए आवर्धन क्षमता के लिए मैंने सूत्र बताया है कि जो आवर्धन क्षमता m बराबर जो सूत्र होता है वो होता है बीटा अपान अल्फ़ा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फ़ा जो है ये वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस चित्र के माध्यम से, ठीक है, इस चित्र के माध्यम से बीटा और अल्फ़ा के लिए मान निकालना होगा। ठीक है, तो देख रहे हो कि हम क्या निकाल लें अल्फ़ा के लिए। तो ये देख रहे हो कि ये यहाँ पर ये अल्फ़ा कोण बना है। ठीक है, तो अल्फ़ा कोण ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज लेंगे P1 Q1 और O। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज P1 Q1 O से। ठीक है, त्रिभुज P1 Q1 O से। ठीक है, तो लिखेंगे tan अल्फ़ा बराबर, तो देख रहे हो tan अल्फ़ा, तो यानी कि tan का पद लेंगे तो इसका मतलब लंब बटे आधार होता है। तो कोण यहाँ पर बना है तो इस कोण के सामने की भुजा ये होगी, यानी कि P1 Q1, तो ये जो होगा हमारा लंब होगा और ये जो होगा हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो लंब क्या हो जाएगा P1 Q1 बटे आधार जो होगा ये Q1O हो जाएगा, Q1O। तो लिखेंगे छोटे कोण के लिए तो छोटे कोण के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ से tan वाला पद हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर P1 Q1 बटे Q1O। ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ा का मान निकल गया। अब हमें चाहिए किसका, बीटा का मान। ठीक है, देख रहे हो अल्फ़ा का मान पता हो गया, अब हमें चाहिए बीटा का मान। तो बीटा का मान निकाल लीजिए। तो बीटा का मान निकालने के लिए देखिए त्रिभुज हम लेंगे P1 Q1 E लेंगे, क्योंकि यहीं पर बीटा कोण बना है। तो बीटा के सामने की भुजा लंब होगी और ये भुजा आधार होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, tan ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे त्रिभुज P1 Q1 E से, त्रिभुज P1 Q1 E से निकाल लें। तो इसको अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बीटा बराबर ये हो जाएगा P1 Q1 E। ठीक है, ये हमें पता हो गया मान बीटा का। तो अब हम क्या करें, आवर्धन क्षमता निकाल लें।
तो अब यही जो मान है अल्फ़ा और बीटा का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा तथा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा m बराबर बीटा का मान ये रखिए, तो बीटा का मान हो जाएगा P1 Q1 बट्टे Q1 E। ठीक है, पूरे का बटा अल्फ़ा का मान ये रख दीजिए, तो ये हो जाएगा P1 Q1 बट्टे Q1 O बराबर, इनका भाग करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या होगी, पलट जाएगी, ये वाला जो है नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। बाकी ये वैसे ही लिख लो, तो ये हो जाएगा P1 Q1 बट्टे Q1 E गुणे ये हो जाएगा Q1 O बट्टे P1 Q1। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या है आपका, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लिख दें, m बराबर बचा जो आपका Q1 O बट्टे Q1 E। ठीक है, अब हम क्या करें, इसी में चित्र के माध्यम से इनका मान रख दें। तो लिखें, यहाँ पर देखिए चित्र के द्वारा हम इसका मान यहाँ पे रखेंगे, तो लिखेंगे चित्र से देखिए, तो जो Q1 और O है, यानी कि ये Q1 और O, तो ये देख रहे हो कि इस लेंस का ये है F0, यानी कि F0 पर स्थित है, तो ये लेंस के दाएं साइड है, तो इसलिए इसका मान जो होगा F0 का मान प्लस में होगा। और जो है Q1E, तो इस लेंस के लिए देख रहे हो Q1E जो है इस लेंस के लिए बाएं साइड है दूरी, यानी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इसलिए माइनस में लेंगे, तो ये हो जाएगा UE माइनस UE। तो इसी में मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा m बराबर F0 माइनस ये UE। तो ये हमारा खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी के लिए जो आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र होगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, यह दूरदर्शी की आवर्धन का व्यापक सूत्र है। ठीक है, ये हमारा जो है जो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी का जो आवर्धन क्षमता का यह व्यापक सूत्र है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उनके बारे में भी देख लें। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर विशेष परिस्थितियां। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे विशेष परिस्थितियां यानी कुछ कंडीशन है। ठीक है, विशेष परिस्थितियां यानी कुछ ऐसी कंडीशन रखी जाएगी कि वहाँ पर इनके आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वह क्या होगा। तो यहाँ पर कंडीशन ये है, पहली यहाँ पर लिखेंगे, कंडीशन यह है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर बनता हो। ठीक है, यानी कंडीशन ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर बनता हो, यानी कि ये देख रहे हो कि यहाँ पर कैपिटल D है, यानी इसको स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर ये वाला प्रतिबिंब बनता हो यहाँ से। ठीक है, ये स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है कैपिटल D दूरी से इस नेत्रिका लेंस से
स्मॉल यानी कैपिटल डी दूरी पर ये वाला प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मान वो v के स्थान पर हम लोग रखेंगे -d और u के स्थान पर रखेंगे -ue और f के स्थान पर जो रखेंगे वो केवल fe रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने लेंस सूत्र का निगमन करा रखा है, वहाँ पर जाइए वीडियो को देखिए। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर मैंने समझाया है। तो ये सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक है, तो इसी मान रखिए, जहाँ f है वहाँ पर f ही रखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/fe बराबर 1/v, v के स्थान पर -d। ठीक है, अब -1/u की जगह पे ue, ये भी माइनस है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको पक्षांतर करके इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 1/ue बराबर 1/fe प्लस 1/d। ठीक है, यहाँ से 1/fe कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/ue बराबर 1/fe कॉमन हमने ले लिया, तो बचा क्या अंदर 1, और ये जो होगा यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो होगा 1/fe ये इसके भाग में आ जाएगा, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा यानी 1 + fe/d। ठीक है, इसको मान लें समीकरण नंबर, यहाँ पर आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर ये 1 बना था, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। तो लिखिए यह मान समीकरण 1। ठीक है, यह मान क्या करिए समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा m बराबर। ठीक है, ये देख रहे हो कि ये जो है हमारा समीकरण 1, ये समीकरण 1 नहीं प्यारे दोस्तों, ये आपको ये समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रखना है, तो यहाँ पर आप क्या करिए समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 2 कितना है, तो समीकरण नंबर 2 ये आपका यानी कि ये है। ठीक है, तो इसी मान रखिए, तो ये हो जाएगा -f0/fe कोष्टक में हो जाएगा 1 + fe/d। ठीक है, तो ये इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन देखेंगे, यानी कि दूसरी परिस्थिति। ठीक है, एक चीज़ और है कि इसमें नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, तब लिखेंगे नली की लंबाई L बराबर, नली की जो लंबाई है वह 2 लेंसों के बीच की दूरी के योग के बराबर होती है। तो 2 लेंसों के बीच की दूरी FO + UE। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं FO + UE, तो एक सूत्र ये हो जाएगा नली की लंबाई। अब हम लोग दूसरी स्थिति देखेंगे। ठीक है, तो दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर भी लिखेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, जब प्रतिबिंब क्या हो, अनंत पर बनता हो, तो उसके लिए क्या होगा, बस UE की जगह पे हमें क्या रख देना है, FE रख देना है। ठीक है, तो बस उसी जो समीकरण नंबर 2 है उसी में मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा m बराबर, उसकी जगह पे यानी कि UE के स्थान पे हमें FE रखना है, तो ये हो जाएगा F0 और ये -FE, तो ये इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी का कार्यविधि, रचना और प्रतिबिंब का बनना तथा आवर्धन क्षमता के लिए शुद्ध का निगमन पूरा कंप्लीट होता है।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।